जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है जी। तो पॉलीसेकेराइड्स में ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। ठीक हो गया जी। दे आर यूजली ब्रांच में होंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है मोनोसेक्राइड्स की तादाद बहुत ज़्यादा इनके अंदर हो जाती है। बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े होते हैं, तो इसलिए ये आगे जाके ब्रांचिंग भी कर लेते हैं, ब्रांच की फॉर्म में भी आ जाते हैं। टेस्टलेस, ये बात हमने शुरू में कही है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मोनोसेक्राइड्स की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इनका जो है वो टेस्ट भी कम होता जाएगा, इनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी, और इसके अलावा इनका जो है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। तो बहुत सारे जब मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स बन जाते हैं। अब ये मोनोसेक्राइड्स किस तरह जुड़ते हैं, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिसे हम कहते हैं, उसके ज़रिए से आपस में जुड़ते हैं। स्प्रेंजली सोलूबल इन वाटर, यानी पानी में बहुत कम जो है वो सोलूबल होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रीन, एगर, पैक्टीन, काइटीन, ये सारी इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें से एक MCQ भी आया हुआ है, तो आपने ये एग्जाम्पल्स को अच्छे से जो है वो याद कर लेना है, और हमने इन सारी एग्जाम्पल्स को इंशाल्लाह एक एक करके जो है वो डिस्कस भी करना है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं हम जी। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाया गया है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखाए गए हैं और आपको मोनोसेक्राइड्स दिखाए गए हैं कि कैसे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़कर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए से कितनी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। आपको इनमें ब्रांचिंग भी नज़र आ रही हैं। तो ये मोनोसेक्राइड्स इस फॉर्म के अंदर होते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स में बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ के ब्रांच्ड जो है वो ब्रांच्ड लॉन्ग चेन बना लेते हैं, और इस तरीके से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है वो हो जाते हैं। और मोनोसेक्राइड कैसे जुड़ते हैं, ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से ये आपस में जुड़ते हैं। जी जल्दी से आगे चलते हैं, हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। हमारी पहली जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च। स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। ये हमें फ्रूट्स, ग्रेन, सीड्स और ट्यूबर्स यानी आलू वगैरह के अंदर जो है वो हमें मिल जाते हैं। इम्पोर्टेंस, एनिमल्स के अंदर ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स होते हैं, ये इनकी इम्पोर्टेंस है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि जो स्टार्च है ये कौन से मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है आपने कि स्टार्च ग्लूकोज के मिलने से बनते हैं। ठीक है, यानी कि इनके जो यूनिट हैं, स्टार्च का जो यूनिट है वो क्या है, वो ग्लूकोज है। ठीक है जी। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो अपने जहन में बिठा लें, बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। डियर स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर MCAT के हवाले से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। MCAT के सिलेबस में ये चैप्टर मौजूद है, तो इसलिए आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। MCQs के हवाले से भी आपने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो स्टार्च में जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो ग्लूकोज हैं, इसका यूनिट ग्लूकोज है जी। आयोडीन टेस्ट के अंदर ये ब्लू कलर देते हैं। अब ये आयोडीन टेस्ट क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है जिसके ज़रिए से हम कार्बोहाइड्रेट्स की जो डिफरेंट क्लासेस है उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज के हम लेक्चर में आयोडीन टेस्ट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आज का इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर है जी। स्टार्च की दो टाइप्स हैं, एक अमाइलोज स्टार्चिस और एक अमाइलोपेक्टिन स्टार्च। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस होता है। दो डिफरेंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। अमाइलोज जो होते हैं ना जी, ये अनब्रांच्ड होते हैं, यानी स्ट्रेट चेन
होते हैं, ये स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। जबकि जो अमाइलोपेक्टिन होते हैं ये ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। ठीक हो गया जी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अमाइलोज में जो ग्लूकोज की चेन बनती है वो अनब्रांच्ड होती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में ये ब्रांच्ड होती है। दूसरा, जो अमाइलोज होती हैं ये हॉट वाटर में सोलूबल होते हैं, यानी कि ये कोल्ड वाटर में सोलूबल नहीं होते, जबकि अमाइलोपेक्टिन ये हॉट और कोल्ड दोनों में सोलूबल है। या इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि अमाइलोज की जो सोलूबिलिटी है वो ज़्यादा बेहतर है, वो इतनी अच्छी नहीं है, यानी वो पानी में अच्छा हल नहीं होता, सिर्फ हॉट वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन ये हॉट और कोल्ड दोनों में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको अच्छे से जो है वो याद कर लें। ओके, आगे चलेंगे हम जी। हमारी इस स्लाइड के अंदर ये जो अभी हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, उनकी स्केच डायग्राम जो है वो दिखाई गई है। आप देखें ऊपर वाली जो हमारा स्केच है वो अमाइलोज का है, और ये आप देख सकते हैं कि ये अनब्रांच्ड है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है और अनब्रांच्ड है। जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है इसमें ब्रांचिंग मौजूद है। तो मेजर डिफरेंस इनका यही है, और आपने इसको याद रखना है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये दो टाइप्स हैं स्टार्च की, और अमाइलोज में क्या होता है, ये स्ट्रेट चेन होती हैं, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं। ओके जी, अभी हमने बात की थी आयोडीन टेस्ट के बारे में, तो हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि ये टेस्ट होता कैसे है। देखिए जी, इसके लिए करना क्या होता है, इसका मेथड ये है कि आपने 2 सेंटीमीटर यानी कि 1% स्टार्च सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इसके अंदर आपने पोटाशियम आयोडाइड ये एक सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। इसके आपने कुछ कतरे यानी अ फ्यू ड्रॉप्स आपने इसके अंदर जो है वो डालने हैं, और इसको शेक करना है अच्छे से। तो आप देखेंगे एक ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो कलर है ये हमें आइडेंटिफाई करेगा कि ये स्टार्च है, ठीक है ना। और इसकी वजह क्या है, ये कलर क्यों प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के नतीजे में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम कहते हैं पॉली आयोडाइड। तो ये पॉली आयोडाइड कॉम्प्लेक्स स्टार्च के साथ बन जाता है आयोडीन का, जिसकी वजह से ये हमें ब्लूइश कलर जो है वो नज़र आता है। तो इस तरह हम स्टार्च की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, सिर्फ स्टार्च की नहीं, बाकी पॉलीसेकेराइड्स की भी कर सकते हैं, आगे आएंगे वो भी, तो वो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से कलर जो है वो देते हैं। क्लियर है। तो आपने ये याद रखना है कि स्टार्च ब्लूइश कलर देता है, ब्लू ब्लैक कह लें, ब्लू ब्लैक यानी कि काफ़ी गाढ़ा कलर होता है, काफ़ी गहरा रंग होता है, तो वो ब्लू ब्लैक बन जाता है, लेकिन नॉर्मली हम ब्लू भी कह देते हैं। ओके, आगे चलते हैं जी। हम आगे है जी ग्लाइकोजन, पॉलीसेकेराइड की एक और एग्जांपल हमारे पास है ग्लाइकोजन। आपकी बुक में पेज नंबर 24 है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आया है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, क्योंकि जो एनिमल के अंदर पॉलीसेकेराइड स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। आगे आएगा, इसका जिक्र भी आएगा जी। एनिमल के अंदर ये स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे मेजर फॉर्म है, और ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे लिवर और हमारे मसल्स के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं, और तमाम एनिमल सेल के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, यानी तमाम सेल्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, और मोस्टली हमें ये लीवर और मसल्स के अंदर मिलेंगे, और वाटर सोलूबल नहीं होते। ये बात तो हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से उनकी सोलूबिलिटी कम हो जाती है। तो ग्लाइकोजन जो है ये वाटर में बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होता।
तो अगर हम आयोडीन टेस्ट करें तो हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आयोडीन टेस्ट के अंदर ये रेड कलर देता है। याद रखना है, स्टार्च कौन सा कलर देता है? ब्लू। और ग्लाइकोजन कौन सा कलर देता है? रेड। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि ये जो ग्लाइकोजन है ये किस मोनोसेकेराइड से बना है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी ग्लूकोज से ही बना है। स्टार्च भी ग्लूकोज से बनते हैं और ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से बनते हैं, यानी कि दोनों का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? ग्लूकोज है। अगर हम स्टार्च और ग्लाइकोजन की हाइड्रोलाइसिस करें, यानी इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। तो ये आपने याद रखना है, दोनों में ये चीज़ आपकी कॉमन है और इसको अच्छे से आपने इसको याद रखें और इसको मतलब आप समझ जाएं इसको। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। देखें कितने सारे एमसीक्यूज़ निकल रहे हैं, तो आपने इन सारे एमसीक्यूज़ को नोट कर लें, उनको याद रख लें। एमकेट के लिहाज से आपकी प्रिपरेशन साथ साथ ही हो जाए तो बेहतर होता है। ओके, आगे चलते हैं हम जी। इस बड़ी प्यारी सी पिक्चर के अंदर हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। जो लीवर होता है ना जी, हमने कहा जी कि ये स्टार्च, एनिमल स्टार्च है, ग्लाइकोजन, और लीवर जो है ग्लाइकोजन जो है वो लीवर के अंदर स्टोर होता है। होता क्या है कि जो हमारा लीवर है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। ठीक है जी। और इसको हम प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और दूसरी तरफ जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस वक्त ये जो ग्लाइकोजन है इसको तोड़ा जाता है और इसको तोड़ के दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है। तो इस तरह ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर और हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता है। वैसे तो हमने पढ़ा है कि तमाम सेल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन मेजर आपको पहले स्टोर यही है। तो इसी तरह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, और फिर जब ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस हमारे लीवर के अंदर चलता रहता है। ठीक हो गया जी, अकॉर्डिंग टू एनर्जी रिक्वायरमेंट। ओके डियर स्टूडेंट, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है जी पॉलीसेकेराइड की सेलुलोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर इज सेलुलोज। ठीक है जी। सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। वजह क्या है? वजह है प्लांट्स, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज मौजूद होता है। तो इस वजह से जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन पैदा हो गया कि ये जो सेलुलोज है ये कौन से मोनोसेकेराइड से बना है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी ग्लूकोज से ही बना है। ले जी, आपके लिए तो आसान हो गया चीज़ को याद रखना। स्टार्च भी ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज से, और सेलुलोज भी ग्लूकोज से। तो आप तो बड़ा आसानी से इसको याद कर लेंगे, यानी कि अगर इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो क्या बनेगा? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो मिलेंगे। अब आयोडीन टेस्ट देख लेते हैं। आयोडीन टेस्ट के अंदर ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करता। ले जी, ये भी कंपैरिजन कर लें और इसको अच्छे से याद कर लें। एमसीक्यू है ना कि जनाब जो स्टार्च होता है वो कौन सा कलर देता है? ब्लू। और जो हमारा ग्लाइकोजन है ये देता है रेड। और जो हमारा ये वाला है जनाब सेलुलोज, तो ये कौन सा कलर देता है?
कोई कलर नहीं देता। तो ये आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs आ रहे हैं। आगे देखें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ, कॉटन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेलुलोज। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ। जी जनाब, आगे और इसकी इम्पोर्टेंस में हम देखते हैं। तो हमने अभी बात पहले भी कही, अभी हमने बात कही कि सेलुलोज इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये सेल वॉल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। मेजर उसका पोर्शन जो होता है सेल वॉल का, वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। आगे चलें, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ह्यूमन है ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम नहीं होता। ठीक है, एक एंजाइम नहीं होता जो सिर्फ हर्बीवोर की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, हर्बीवोर्स जो होते हैं इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम मौजूद है, सेलुलेज। ये सेलुलेज एंजाइम जो है ये भी उनका अपना नहीं है। इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया ये सेलुलेज एंजाइम रिलीज़ करता है, जिससे उनके अंदर जो होता है ये सेल वॉल या सेलुलोज जो होता है ये डाइजेस्ट हो जाता है। ह्यूमन के अंदर ऐसा नहीं होता। अब जब ह्यूमन में ऐसा नहीं होता तो फिर ह्यूमन के लिए इसके क्या फ़ायदा है? ह्यूमन में ये जो सेलुलोज होता है ये डियर स्टूडेंट डाइजेस्टिव फाइबर की तरह काम करता है। डाइजेस्टिव फाइबर्स वो होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं और ये क्या करते हैं, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को मेंटेन करते हैं, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को मेंटेन करते हैं, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से हम बचे रहते हैं। ठीक है, इसलिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि फूड के अंदर डाइजेस्टिव फाइबर्स या डाइटरी फाइबर्स का इस्तेमाल लाजमी है। तो ये डाइटरी फाइबर्स या डाइजेस्टिव फाइबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सेलुलोज होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करते हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो हम जिक्र कर सकते हैं वो कॉन्स्टिपेशन का है। तो जिन लोगों की फूड के अंदर डाइटरी फाइबर मौजूद होता है उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है जी, तो ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये हमारी फूड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमें मिल जाते हैं फ्रूट्स से, और किससे मिलते हैं? सीरियल से, यानी अनाज से, दालों से हमें ये मिलते हैं। तो इसलिए इनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो सेलुलोज का ये आपको सारा इंट्रोडक्शन हो गया जी। आपने सारी हमने चीज़ों को एक ही स्लाइड में इकट्ठा कर दिया है, तो आप इसको अच्छे से जो है वो याद कर लें। ओके, आगे चलते हैं जी। आगे हमारी जो पिक्चर है बड़ी प्यारी एक पिक्चर है जिसके अंदर हमने सेलुलोज दिखाया गया है प्लांट सेल वॉल के अंदर। तो ये आप देखें ये माइक्रोस्कोपिक है, उसकी कोई जैसे जैसे हम उसको जूम करते जाएंगे, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर को बढ़ाते जाएंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो हमें आगे एक्सपेंड होता जाएगा। तो ये सेलुलोज फाइबर्स हैं जिनके मिलने से आगे बन जाते हैं सेलुलोज मॉलिक्यूल्स, और फिर आगे माइक्रोफिब्रिल, और फिर माइक्रोफिब्रिल के मिलने से बन जाती है प्लांट सेल वॉल। क्लियर है ना? तो ये प्लांट सेल वॉल के अंदर जो हमें सेलुलोज फाइबर्स नज़र आते हैं ये क्रिस क्रॉस फॉर्म के अंदर होती हैं, जिससे उनकी सेल वॉल जो है वो प्रोड्यूस होती है। इंशाल्लाह जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और वहाँ पे हम सेल वॉल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी मज़ीद डिटेल आ जाएगी। ओके, आगे चलेंगे हम। लें डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो है वो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। काफ़ी लेंथी लेक्चर था, लेकिन मैंने भी आज टारगेट किया था कि इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन तो लाजमी हमने आज पढ़ लेनी है। तो इस पूरे टॉपिक में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। ये MCQs हैं, इन MCQs को सॉल्व करें आप। अगर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो इन MCQs को सॉल्व करने में तो वो डियर स्टूडेंट आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो ये MCQs आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे, आसान से MCQs हैं। आगे चलते हैं हम।
शॉर्ट क्वेश्चन है जी, राइट अ नोट ऑन ग्लाइकोजन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ये भी पेप्टाइड बॉन्ड आपने अभी पढ़ा नहीं है, ये आप जब प्रोटीन पढ़ेंगे तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड का जिक्र भी आ जाएगा। और डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यानी ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर के अंदर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर अगर हम ये कहें कि MCQs के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट था तो ये बात गलत नहीं होगी। आपने MCQ के हवाले से इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से जो है वो तैयार करना है, और MCAT की तैयारी भी आपके साथ साथ जो है इंशाल्लाह होती जाएगी। और एक और बात कि ये कभी कभार ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं या पॉलीसेक्राइड्स, यानी कोई एक टॉपिक जो है ये लॉन्ग में भी आ जाया करता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। तो पूरे लेक्चर के हवाले से कोई बात आपके जहन में हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। आप ये बात जानते हैं कि हम हर रोज़ रात 8 बजे से 9 बजे तक ग्रुप की प्राइवेसी को ख़त्म किया जाता है। आप उस टाइम भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के तमाम इम्तिहानात में कामयाब करे। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो वो आप बिला झिझक जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।